Now dear student, we are going to find out the remaining term of the angular projectile motion. So what they are, let's see one by one. सबसे पहले हम देखेंगे, we are going to study about the time of flight. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था velocity of projectile motion at any time. Now next is time of flight. तो सबसे पहले तो let me explain you what is time of flight. यानी जब बॉडी को कहां से प्रोजेक्टाइल किया गया A से, और बॉडी ऐसे एक पैराबोलिक पाथ बनाते हुए कहां पर आके फिनिश करती है अपना मोशन B पे, तो जितनी देर बॉडी हवा में रहता है उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, या ये भी आप कह सकते हैं द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन. आप ऐसे भी बोल सकते हैं द टाइम टेकन बाय बॉडी, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल बॉडी, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल बॉडी टू कंप्लीट इट्स मोशन, टू कंप्लीट इट्स मोशन. और मोशन भी कैसा? प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन. बॉडी जितनी देर में अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या करती है? फिनिश करती है, उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन. क्लियर हो गया? नाउ अब हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या निकालने जा रहे हैं? फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी क्या करती है? मान लीजिए दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन. इससे जो पॉइंट सी है, इससे ऊपर बॉडी नहीं जाएगा. तो जब बॉडी ए से सी तक जाता है तो उसका मोशन क्या होता है? अपवर्ड. और जब वो सी से बी तक आएगा तो उसका मोशन क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड. ए से सी मोशन क्या है? वर्टिकली अपवर्ड. सी से बी क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके, तो हम क्या करते हैं? ए से सी का टाइम निकाल लेते हैं. ध्यान दीजिए, क्योंकि ये रूल है वर्टिकल मोशन का, टाइम टेकन बाय बॉडी इन वर्टिकल मोशन इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बॉडी इन वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन. यानी अगर किसी बॉडी को नीचे से ऊपर जाने में 5 सेकंड लगते हैं, तो ऊपर से नीचे आने में भी उसी हाइट को, ओके, उसी हाइट के लिए उसको सेम टाइम लगता है. यानी सेम हाइट के लिए अपवर्ड मोशन का टाइम और डाउनवर्ड मोशन का टाइम क्या होता है? सेम होता है. ये रूल है. तो यानी जितना टाइम बॉडी को ए से सी तक लगेगा, उतना ही टाइम बॉडी को सी से बी तक लगेगा. तो हम क्या करेंगे? हम ए से सी तक का टाइम निकालेंगे और उसकी ट्वाइस कर देंगे, तो वी विल गेट द टोटल टाइम. तो लेट स्टार्ट. तो प्यारे बच्चों, हमारा टारगेट है ए से सी तक के टाइम को क्या करना? कैलकुलेट करना. ठीक है, तो देख लीजिए, लेट कंसीडर, हम प्यारे बच्चों कौन सा मोशन ले रहे हैं? वर्टिकल मोशन ले रहे हैं. लेट कंसीडर द वर्टिकल मोशन, यानी हम अपने डेरिवेशन के लिए बॉडी के कौन से मोशन को कंसीडर कर रहे हैं? वर्टिकल मोशन की हेल्प ले रहे हैं. लेट कंसीडर द वर्टिकल मोशन. ओके बेटा, तो और कौन सा? ए से ए टू सी, ए से सी तक का वर्टिकल मोशन हम ले रहे हैं. तो प्यारे बच्चों, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी. ध्यान देना, डाउनवर्ड के लिए ग्रेविटी प्लस होती है और अपवर्ड मोशन के लिए ग्रेविटी को हम क्या लेते हैं? निगेटिव होते हैं. ये बातें हम ऑलरेडी बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिया है वर्टिकल मोशन में, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी. ओके, v क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी. u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. तो बेटा एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा बॉडी ए से सी तक जाएगा और सी से ऊपर नहीं जाएगा. व्हाई? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है. अभी आपने पिछले वीडियो में देखा था कि बॉडी का वर्टिकल मोशन क्या? u sin थीटा. 1 सेकंड बाद u sin थीटा माइनस g, 2 सेकंड बाद u sin थीटा माइनस 2g, 3 सेकंड बाद u sin थीटा माइनस 3g. याद आ गया? तो हर सेकंड बाद उसमें से g क्या होता जाएगा? माइनस होता जाएगा. तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब g sin थीटा, वो जब gt किसके बराबर हो जाएगा? u sin थीटा के, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. यानी वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है और एक जगह पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. यहां पर प्यारे बच्चों, c पर
u sin थीटा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इस पॉइंट पर आकर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, आप ये है इस टर्म पे आके जरा ध्यान देना, वर्टिकल वेलोसिटी प्यारे बच्चों क्या हो जाती है, 0। कहां पर, एट सी लोकेशन पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। चलिए तो v की जगह क्या ले लेंगे, 0, क्योंकि फाइनल आप मोशन कहां ले रहे हैं, a से c, तो इनिशियल मोशन कहां का होगा, a का, फाइनल मोशन कहां का होगा, c का, तो c पर तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। ओके, u की वैल्यू कितने वेलोसिटी से मोशन स्टार्ट किया था, यानी u sin थीटा माइनस का g t। तो प्यारे बच्चों यहां से t कितना आ गया, u sin थीटा अपॉन g। तो देखिए t क्या है, टाइम है a से c तक का, तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ t, क्योंकि a से c तक का जो टाइम है और c से b तक का टाइम क्या होगा, सेम होगा, तो इसका डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू t की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, u sin थीटा अपॉन g, यानी 2u sin थीटा ओवर g। तो ये हमने डेरिवेशन किया है टाइम ऑफ फ्लाइट का, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हमने इसको कैसे किया है, हमने वर्टिकल मोशन की हेल्प लिया है। जब हम प्यारे बच्चों जब हम वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे तब हम वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू रखेंगे। ध्यान देना, प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे तब हम कौन सी वेलोसिटी रखेंगे, वर्टिकल वेलोसिटीज, हॉरिजॉन्टल नहीं रखेंगे। और जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे तब हम कौन सी वैल्यू लेंगे, हॉरिजॉन्टल वैल्यू लेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? तो चूंकि हमने वर्टिकल मोशन लिया है तो हमने कौन सी वेलोसिटी लिया, वर्टिकल वेलोसिटी लिया। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या करा, a से c तक का टाइम निकाला जो हमारा ये आया, और हमें मालूम है a से c तक का टाइम इज इक्वल टू c से b तक का टाइम। तो a से b तक का टाइम क्या हो जाएगा, a से c के टाइम को ट्वाइस कर दीजिए, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now the next topic is height. What is height? या हम ये भी बोल सकते हैं height of projectile motion, height of projectile, ठीक है? तो height of projectile motion, तो क्या होती है height of projectile motion? Let's see. आपने देखा प्यारे बच्चों कि ये बॉडी है, ये अपना मोशन कहां से स्टार्ट करती है, A से स्टार्ट करती है, और A से ऐसे ऐसे ऊपर जाती है और कहां तक जाती है, C तक, और C के बाद फिर इसका क्या हो जाता है, डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाता है। तो अर्थ की सरफेस से और हाईएस्ट पॉइंट तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, C क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। लेट मी टेल यू व्हाट इज C। C को हम बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट, C इज कॉल्ड द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, तो अर्थ की सरफेस से C को हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है? तो हाईएस्ट पॉइंट की अर्थ की सरफेस से जो वर्टिकल हाइट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, it is the vertical distance between the highest point and earth surface, क्लियर हो गया? हाईएस्ट पॉइंट और अर्थ सरफेस के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्यारे बच्चों हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देख लीजिए, इसके लिए भी हम वर्टिकल मोशन स्टार्ट करेंगे। तो लेट कंसीडर द वर्टिकल मोशन, इसके लिए भी हमने क्या
कंसीडर क्या है, वर्टिकल मोशन, यानी हम वेलोसिटी की कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे, वर्टिकल वैल्यूज पुट करेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू टेक, हम इसके लिए वर्टिकल मोशन लिया है और वो भी कौन सा लिया है, ए से सी तक का, ए टू सी वर्टिकल मोशन। ओके, तो वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन। क्या है थर्ड इक्वेशन, v माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g और हमारी हाइट क्या है, h। ओके, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और चूंकि ये अपवर्ड मोशन है तो यहां पर ग्रेविटी क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन में g की वैल्यू प्लस होती है और अपवर्ड मोशन में g की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। चलिए, v क्या है, मोशन कहां से स्टार्ट हुआ, a से, खत्म कहां हुआ, c पे। तो a पर जो वेलोसिटी वो इनिशियल यानी u, c पर जो वेलोसिटी वो फाइनल वेलोसिटी यानी v। तो c पर तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या है प्यारे बच्चों, 0। u क्या है, a से किस वर्टिकल वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ है, u sin थीटा से स्टार्ट हुआ है, इज इक्वल टू माइनस का 2gh। तो प्यारे बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और h आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या ये डेरिवेशन क्लियर हो गया आपको? हाँ, हमने क्या किया, वर्टिकल मोशन कंसीडर किया a से c तक का और उसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दिया है एंड यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर वेरी इजी। ओके, now we are going to discuss the last term and that is range. What is the range of projectile motion? Now the next term is range of projectile motion. तो प्यारे बच्चों क्या होती है range of projectile motion? बॉडी ने अपना प्रोजेक्टाइल मोशन कहां से स्टार्ट किया, A से, और उसका मोशन कहां खत्म होता है, B पे। तो अपने पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, अब इसको प्यारे बच्चों कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय प्रोजेक्टाइल बॉडी ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसको r की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए प्यारे बच्चों हम हॉरिजॉन्टल मोशन स्टडी कंसीडर करेंगे। तो लेट कंसीडर द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, हाइट के लिए और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने कौन सा मोशन कंसीडर किया था, वर्टिकल मोशन बॉडी का। लेकिन रेंज के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कंसीडर द हॉरिजॉन्टल मोशन। अब प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन, वो कभी भी चेंज नहीं होता। अब जब कोई वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका क्या इंडिकेशन है, यानी मोशन यूनिफॉर्म है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। यानी हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो। बात समझ आ गई? और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो प्यारे बच्चों हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करते हैं, हम अपना केवल एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं उस केस में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इज दैट क्लियर? तो यहां हम हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या लेके चलेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये बात आपको क्लियर हो गई क्यों हमने ये फॉर्मूला लिया, क्यों हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं किया? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है, और चूंकि स्पीड कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, और जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करते हैं, हम अपना सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस का काम कौन कर रहा है बेटा, रेंज r। डिस्टेंस क्या है, रेंज यानी r। स्पीड कितनी है हॉरिजॉन्टल में, u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। और टाइम का काम कौन करेगा, टाइम का काम करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। इज दैट क्लियर? टाइम का काम कौन करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। मूव ऑन।
r इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू, प्यारे बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट करी है, क्या था वो था 2u sin थीटा अपॉन g। ओके, r इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u, देख लीजिए क्या हो जाएगा, u स्क्वायर cos थीटा इंटू sin थीटा अपॉन g। मैं इसको इक्वेशन को थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको नहीं पता तो याद कर लीजिए, और जिन बच्चों को पता है वेरी गुड। तो sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यानी नेक्स्ट टर्म में r इज इक्वल टू u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, sin 2 थीटा अपॉन g, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्यारे बच्चों व्हाट वी हैव डन, हमने डिस्कस किया प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन भी कितने, दो तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन एंड horizontal projectile motion. Angular projectile motion when the body is projected from the earth surface, and horizontal projectile motion when the body is projected from a certain height. तो सबसे पहले हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया, जहां हमने चार बातें सीखी। नंबर 1, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बॉडी एट nth टाइम, यानी कितनी भी देर बाद या कितने भी समय बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बॉडी की क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। सेकंड हमने फाइंड आउट किया टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी बॉडी कितने समय में अपना, कितने टाइम में अपना पूरा मोशन क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। थर्ड हमने फाइंड आउट किया हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी बॉडी जब प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी तो उसकी वर्टिकल डिस्टेंस में, वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। और लास्ट हमने डिस्कस किया रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना शिफ्टिंग करेगी। ओके, सो स्टूडेंट हमने अभी ड्राइव किया फॉर्मूला रेंज का। अब रेंज से रिलेटेड हमारे पास दो बहुत ही प्यारे, बहुत ही वंडरफुल कंक्लूजन है, वो हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस 1। केस 1 क्या कहता है, ये हमें कहता है, केस 1 ये हमसे कहता है रेंज इज मैक्सिमम फॉर 45 डिग्री, ठीक है, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपको याद होना चाहिए कि आप बॉडी को किसी भी एंगल से क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्टाइल कर सकते हैं, 1 डिग्री से, 2 डिग्री से, 3 डिग्री से। लेकिन अगर आप बॉडी को 45 एंगल से प्रोजेक्टाइल करेंगे तो वो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज हमारी डेली प्रैक्टिस में यूज होती है। मान लीजिए कुछ प्लेयर होते हैं, कुछ गेम होते हैं जिसमें थ्रोइंग गेम, यानी भाला फेंकना होता है या कुछ गोला फेंकना होता है, तो कई सारे प्लेयर एक साथ उस गोले को फेंकते हैं, लेकिन जीतता कौन है, जिसका गोला सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। अब मान लीजिए अगर सभी प्लेयर की स्ट्रेंथ सेम है, ताकत सेम है, लेकिन उनमें फिर भी एक जीतता है, तो कौन जीतेगा, जिसका गोला सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। और वो कब पॉसिबल है, जब वो अपने गोले को प्रोजेक्टाइल करेगा कितने एंगल से, 45 डिग्री से। क्लियर हो गया? तो जब भी हम किसी बॉडी को 45 डिग्री से प्रोजेक्टाइल करते हैं तो उस केस में बॉडी की जो रेंज होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम। हम उस चीज को क्या कर रहे हैं, प्रूव करते हैं। देख लीजिए, हमें मालूम है बेटा R इज इक्वल टू, आपके पास R का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताइए। अभी आपने सीखा था R का फॉर्मूला, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। अब एक बात देखिए, R हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम। अब R मैक्सिमम कब होगा, जब u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये चीज मैक्सिमम कब होगी, जब ये चीज मैक्सिमम होगी। अब u कांस्टेंट है और g कांस्टेंट है, तो यानी हमें क्या चीज कांस्टेंट चाहिए। देखिए अगर
u कांस्टेंट है और g कांस्टेंट है, तो यानी वेरिएबल कौन है, sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, तो प्यारे बच्चों sin में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। और 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 होती है sin 90 की वैल्यू, यानी 2 थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो क्लियर हो गया, आपने प्रूफ कर दिया कि अगर प्रोजेक्टाइल एंगल कितना ले लिया जाए 45 डिग्री ले लिया जाए, इफ वी टेक द प्रोजेक्टाइल एंगल 45, इन दैट केस रेंज विल बी मैक्सिमम। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इट इज अ वंडरफुल केस। ओके, नाउ वी मूव ऑन द सेकंड केस। एक नई चीज और पढ़ेंगे। कई बार हमसे ये बोला जाता है कि अगर जो रेंज है, दो एंगल ऐसे होते हैं जिनके लिए रेंज क्या होती है, सेम। मान लीजिए अगर आप किसी बॉडी को 30 डिग्री से फेंकते हैं और बॉडी 10 मीटर दूर जाके गिरता है, तो बताइए वो दूसरा एंगल क्या होगा कि बॉडी तब भी क्या 30 डिग्री और 10 मीटर दूर जाके गिरे, लेकिन एंगल क्या नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो मालूम होगा एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। ओके, अगर मान लीजिए हम किसी बॉडी को 20 डिग्री से क्या करें, प्रोजेक्टाइल करें और बॉडी 5 मीटर दूर जाके गिरे और हमसे कहा जाए कि दोबारा इस बॉडी को 5 मीटर ही फेंकिए, लेकिन एंगल क्या नहीं होना चाहिए, 20 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो मालूम होगा एंगल कितना होगा, 70 डिग्री। आप कहोगे ये कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं। बेटा रेंज है ना, दो एंगल के लिए सेम होती है, किसके लिए, थीटा और 90 माइनस थीटा। ये आप रट लीजिए, रेंज इज इक्वल फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। क्या ये बात समझ आ गई? आप किसी बॉडी को थीटा और 90 माइनस थीटा से थ्रो कीजिए, दोनों बार रेंज क्या आएगा, सेम आएगा। अब हम इस चीज को क्या करते हैं, प्रूफ कर देते हैं। इसको क्लियर करेंगे। क्या कंसेप्ट है हमारा, रेंज इज इक्वल फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर हमें इसको प्रूफ भी करना पड़े, अगर हमें इसको क्या करना पड़े, प्रूफ करना पड़े, तो हाउ वी विल डू। तो देखिए प्यारे बच्चों, लेट फॉर थीटा रेंज इज R1। मान लीजिए थीटा के लिए रेंज क्या है, R1। तो प्यारे बच्चों R1 का फॉर्मूला क्या हुआ, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब हम लेते हैं लेट फॉर 90 माइनस थीटा रेंज कितना है, R2। क्या ये बात समझ आ गई? तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, R2 इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा की जगह हमने क्या लिख लिया, 90 माइनस थीटा अपॉन g। ओके, R2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन, अब बेटा ये 2 कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन g। और प्यारे बच्चों साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, तो यानी आपको साइन 2 थीटा ही मिलेगा। तो देखिए बाय इक्वेशन 1 एंड बाय इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 R1 इज इक्वल टू R2। क्लियर हो गया? तो आपने दिखा दिया कि आप चाहे किसी बॉडी को थीटा से प्रोजेक्टाइल करें या 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्टाइल करें, रेंज क्या आएगा, इक्वल आएगा। कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि मान लीजिए एक बॉडी है, उसको 10 डिग्री से प्रोजेक्टाइल किया गया और वो 20 मीटर जाके उसका रेंज मिलता है, तो बताइए वो कौन सा एंगल है, दूसरा एंगल जिससे रेंज दोबारा 20 मिले। तो अगर थीटा क्या है 10, तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस 10 यानी 80 डिग्री। क्लियर हो गया? तो ये थे रेंज से रिलेटेड दो बातें। 45 के लिए रेंज मैक्सिमम होती है और थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज क्या होती है, सेम होती है। क्या बच्चों,
एक छोटा सा आर्टिकल और करते हैं, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट। बहुत ही प्यारा फॉर्मूला और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और काफी आपको हेल्प करेगा ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल। तो किसी भी एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज और हाइट में क्या रिलेशन होता है? तो देखिए बेटा, वी हैव, आपके पास रेंज का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, या मैं इसको लिख सकता हूं 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू cos g। देख लीजिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन g। ऑल्सो बेटा हाइट का फॉर्मूला आपके पास क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है बेटा, तो दैट इज माय इक्वेशन 1। जरूरत नहीं है इक्वेशन 1 और 2 लेने की, डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला ही तो है r और g के। ठीक है बेटा, तो मैं आपसे कहता हूं r ओवर h की वैल्यू निकालिए, r और h का रेशो। तो r की वैल्यू है 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन g। h डिवाइड में मल्टीप्लाई जाती टर्म रिवर्स हो जाएंगी, सिंपल 7th क्लास का मैथ्स है, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए r ओवर h इज इक्वल टू u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट, g से g कैंसिल आउट, एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा बेटा? 4 अपॉन 4 cos थीटा साइन थीटा। देख लीजिए, क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर सकता हूं, r अपॉन h 4, ये cos साइन के अपॉन में जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? tan थीटा। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। व्हाट अ वंडरफुल रिलेशन। यानी अगर आपको कम समय में जल्दी कैलकुलेशन चाहिए, तो अगर आपको हाइट मालूम है, इफ यू नो द हाइट देन यू कैन कैलकुलेट द रेंज, और आपको रेंज मालूम है तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं?